नमस्कार, प्रणाम सभी को। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस पर, जो एक ऐसी डिजीज़ है जिसका नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। ये आज 11 मिलियंस लोगों को अर्थराइटिस है भारत में, जो कि एक बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। वैसे अर्थराइटिस एक उम्र के बाद होता है, लेकिन वर्तमान में बदलती दिनचर्या, बुरा खान पान, खराब दिनचर्या, इन सारी चीज़ों के कारण ये अर्थराइटिस अब युवाओं को और बच्चों को भी होने लगा है। नॉर्मली पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा होती है। अर्थराइटिस क्या है, इसको जब हम देखें तो हमारे जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड है वो इकट्ठा हो जाता है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो वो क्रिस्टल के रूप में हमारे जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमें जकड़न फील होने लगती है। इसके भी टाइप्स हैं। मेनली अर्थराइटिस 2 टाइप्स का होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो। अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो अर्थराइटिस का मूल कारण है वात, और आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोगों का वर्णन मिलता है। यह अर्थराइटिस भी इसी में से एक है। अर्थराइटिस वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो या गाउट हो, इसमें शुरुआत इसकी हमारे हाथों की अंगुलियों से, पैरों की अंगुलियों से होती है, क्योंकि वात की शुरुआत, वात का प्रकोप सबसे पहले हमारे हाथ और पैरों पर पड़ता है। वहीं के वहीं यदि हम देखें तो पित्त का प्रभाव सबसे पहले हमारे पेट पर पड़ता है, पेट से वो हमारे पूरी बॉडी में फैलता है। वैसे कफ का प्रभाव हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर पहले पड़ता है, और फिर उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो पूरी बॉडी में हमको देखने में मिलते हैं। तो हाथों से शुरू होता है अर्थराइटिस। जॉइंट्स में पेन होगा, कई बार हाथ फूल जाएंगे, यहाँ पर दर्द, जॉइंट्स में हमें दर्द होने लगेगा और जकड़न सी फील होने लगेगी। लेजीनेस आती है, स्ट्रेस हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। और अर्थराइटिस का साइड इफ़ेक्ट, अर्थराइटिस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हार्ट पर असर करता है, वो हमारे लंग्स पर असर करता है और हमारे ब्रेन पर भी असर करता है। अर्थराइटिस के अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे जाएं, अगर बहुत दिनों तक अर्थराइटिस हमारे शरीर में बना रहा तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर वो पीठ में बैक पेन का रूप ले लेता है, पैरों में साइटिका का रूप ले लेता है। इसीलिए अर्थराइटिस से बचना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगाभ्यास की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थराइटिस के लिए हमें प्रतिदिन सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, क्योंकि जो जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा हो गया है वो रिलीज़ हो जाता है, हमारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो जाती है। तो जो लिगामेंट्स जो वहाँ के टूट गए हैं, जो लिगामेंट्स टूट गए हैं, वो फिर से बनने लगते हैं। उसके अलावा खाने पीने में हमें ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी, विटामिन B12, ओमेगा, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और कोई छोटी सी चीज़ भी अर्थराइटिस का कारण बन जाती है। इसलिए हमारी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, हमारा फूड ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें हर प्रकार के न्यूट्रिशंस मिले। अर्थराइटिस के लिए योग में हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। उसके लिए हमें प्रारंभ करना है जब हम सुबह थोड़ा रनिंग करके, थोड़े से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करके और अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करके फिर अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें। उसके लिए हमें सामान्य पद्मासन या सुखासन में बैठना है। सुखासन के लिए अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए और अपने दाहिनी थाइस के, राइट थाई के नीचे रख लीजिए, और राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई और पिंडली के बीच में रख लीजिए। ये है सुखासन की स्थिति। हमारा बैक स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी गर्दन सीधी होनी चाहिए। इसके बाद हमें प्रारंभ करना है सूक्ष्म व्यायाम। अर्थराइटिस के लिए सूक्ष्म व्यायाम अनेक प्रकार के हैं, एक एक अंग का पूरा व्यायाम होता है, क्योंकि अर्थराइटिस केवल किसी एक जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं करता, वो गर्दन से लेकर हमारे शोल्डर, हमारे एल्बो, हमारे नीज, हमारे हाथों के जोड़, पैरों के जोड़, बैक पेन, हिप जॉइंट, सब पर असर करता है। इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम एक एक जॉइंट का होना चाहिए। तो हम हाथों से प्रारंभ करते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करें और अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ें और फिर खोलें। शुरू में धीरे धीरे करें,
क्योंकि जब अर्थराइटिस बढ़ जाता है तो हमें दिक्कत होती है। तो प्रारंभ में हमें कोई भी अभ्यास बड़ी सहजता से, क्योंकि योग एक सहज साधना है, किसी प्रकार का प्रेशर हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे आराम आराम से। फिर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है श्वास की गति का, हमारी ब्रेथ का। तो लंबे गहरे श्वास लेते रहें। इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेते हुए हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना है। तो ये अंगुलियों की एक्सरसाइज हो गई। इसको कम से कम 10-20 बार से लेकर के 50 बार तक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम गति का चयन करें। फिर दूसरा अभ्यास, अपनी अंगूठे को अंदर करके अंगुलियों को इस प्रकार मोड़ करके मुट्ठी बना लें और ऐसी मुट्ठियों को घुमाना है। इससे हमारी कलाई की, हमारे जो कार्पल मेटाकार्पल हैं, इसकी यहाँ पे जितनी भी 7-8 बोन्स हैं उनकी पूरी एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे सामान्य श्वास की गति के साथ राइट साइड घुमाया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो इस तरह से 15-20 बार से लेकर के 50-50, 100-100 बार तक एक एक अभ्यास को करना चाहिए। उसके अलावा हमारी कलाई की एक्सरसाइज के लिए इस तरह से अभ्यास करना चाहिए। अपनी हथेलियों को ऊपर उठाया और नीचे किया, तो ये ऊपर नीचे किया, फिर दाहिने बाएं। इस तरह से हमारी जॉइंट्स की पूरी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद कोहनियों में भी अर्थराइटिस का असर होता है। तो कोहनी के पूरे एक्सरसाइज के लिए हमें हाथों को फोल्ड करके अपने कंधे के पास लाना है। ध्यान रखें हमारा बैक और हमारी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए, श्वासों की गति सामान्य होनी चाहिए। तो इस तरह से लंबे गहरे श्वास चलाते हुए ये हमारे कोहनियों की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। फ्रंट में किया और फिर 15, 20, 50 बार तक करते हुए फिर साइड में हाथों को खोल करके इस तरह से हमें कोहनियों की पूरी एक्सरसाइज करनी है, श्वासों की गति सामान्य रखते हुए। इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम में अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधे पर रख करके अपने कंधों की, अपने शोल्डर्स की पूरी एक्सरसाइज करने के लिए हाथों को इस तरह से घुमाना है। सामने लाए तो एल्बो टच होनी चाहिए और पूरा हमारे हाथ कान से टच होते हुए पूरा पीछे ले जाएं और पूरा सामने लेकर के आएं। इस तरह से हमें कंधों की पूरी एक्सरसाइज करनी है। अर्थराइटिस में सूक्ष्म व्यायाम कहने में सूक्ष्म है, देखने में सूक्ष्म लगता है, आसान सा अभ्यास लगता है, लेकिन जिसे अर्थराइटिस है उसके लिए यह वरदान साबित होता है। तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया, इसको कम से कम 15-20 बार घुमाए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। हमेशा ध्यान रखना है बार बार कि बैक स्ट्रेट हो, श्वासों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटने पर इस प्रकार से रख लें और अपने कंधों को इस तरह से घुमाना है। इससे हमारी जो कैल्विक और पीछे स्कैपुला पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे कंधों की, शोल्डर्स की। तो अर्थराइटिस में जो हमारे कंधों में कई बार फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हाथ ऊपर नहीं उठ पाता, कंधे जाम हो जाते हैं, सोने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इस प्रकार के जब हम लंबे गहरे श्वास लेते हुए ऐसे सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। वहाँ का जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हमारे जॉइंट्स में इकट्ठे हो गए हैं, वो यूरिक एसिड हो या कुछ और हो, वो रिलीज हो जाता है, तो हमें रिलीफ मिलता है। इसके बाद अपने हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए, रिस्ट कलाइयों को, एक दूसरे की कलाई को पकड़ लीजिए। अब अपने लेफ्ट साइड स्ट्रेच कीजिए, इससे हमारे साइड की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। श्वासों की गति सामान्य चलती रहे, लंबे गहरे श्वास भरते रहें, पूरा फेफड़ों में लंबा श्वास भरें और पूरा छोड़ें।
ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती। इस कारण भी हमारी हड्डियाँ, हमारे सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए जब हम पूरा श्वास भरते हैं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छे से होता है ऑक्सीजन के थ्रू, तो बहुत सारे रोग तो केवल प्राणायाम से भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को, अंगुलियों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, पीछे बैक पर रखना है और एंटी प्रेशर क्रिएट करना है अपने हाथों से सर की तरफ, सर से हाथों की तरफ। जो हल्का सा कंपन आपको महसूस होगा उसको महसूस कीजिए। इस तरह से 1 बार, 2 बार, 5 से 10 बार इस अभ्यास को करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ला करके सहजता से अपने घुटनों पर रख लीजिए। अपने दाहिने हाथ को उठा करके दाएं साइड, मस्तक पर दाएं साइड रख करके फिर से उसी तरह से एंटी प्रेशर क्रिएट करना है श्वास भरते हुए। फिर लेफ्ट साइड से किया, इसी तरह से दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करके अपने माथे पर रख करके अगेन उसी तरह से एंटी प्रेशर क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। इसके साथ साथ हमें गर्दन के लिए, क्योंकि हमारे सर्वाइकल में अर्थराइटिस का इफेक्ट आता है, तो गर्दन की एक्सरसाइज करने चाहिए। तो आराम आराम से गर्दन को अपने दाहिनी साइड मोड़ लें। श्वासों की गति सामान्य, फिर बाएं साइड मोड़ लें, थोड़ा ऊपर। इन अभ्यासों को अभी 1-1, 2-2 बार करा रहे हैं, लेकिन आप 10-10 बार करें। नीचे किया पूरा, फिर अपने कान को कंधे से टच, कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, हमारे शोल्डर नॉर्मल रहेंगे, बस कोशिश कीजिए कि हमारा कान टच हो जाए, उससे डायरेक्शन सही आएगा। और फिर उसके अलावा रोटेशन, नेक रोटेशन करें, अपनी गर्दन को थोड़ा टाइट करके और इस तरह से चारों तरफ घुमा लें। तो ये अर्थराइटिस के कारण जब हमारे सर्वाइकल या थोरेसिक हो, लंबर हो, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें यदि असर आता है, तो इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब हम अपने नेक का रोटेशन करते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा हमने हाथों के एक्सरसाइज किए, नेक के एक्सरसाइज किए, हमारे एल्बो के किए, शोल्डर्स के किए। पैरों में अर्थराइटिस का बहुत असर पड़ता है, तो अपने पैरों को सामने खोल करके कुछ पैरों के एक्सरसाइज करने चाहिए। इसमें क्या करना है, हमारे पैरों की जो अंगुलियां हैं इनको हमें आगे पीछे करना है। ये देखने में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन अर्थराइटिस से जो पीड़ित है वो यदि इसको करे तो उसको एक चमत्कारिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से श्वासों को लंबा गहरा लेते हुए पूरी एकाग्रता से, कोई भी योग तब अफेक्ट करता है जब वो पूरी विधि, मेथड के साथ किया जाए, राइट टाइमिंग के साथ किया जाए, कि उस योग को करने के लिए जितना समय ज़रूरी है हम उसको उतना समय दें। तीसरी चीज़, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेट होकर के हम योग नहीं करेंगे तो जितना लाभ हमें होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जो घटनाएं, जो परिवर्तन हमारे अंगों में हो रहे हैं उससे हमें फील करना है। दूसरे अभ्यास में अपने पंजों को पूरा सामने ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए और कंसंट्रेट होकर के फील कीजिए। जब हम पंजों को सामने ले जाते हैं तो यहाँ से साइड से पूरी मसल स्ट्रेच होती हैं, उस स्ट्रेचिंग को हमें फील करना है। फिर वापस ले आए, पूरा पीछे ले आए, फिर पूरा सामने खींचे, फिर पूरा पीछे ले आए। साइटिका जैसी बड़ी प्रॉब्लम में भी कई बार ये सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा सा व्यायाम हमारे लिए बहुत रिलैक्स देने वाला हो जाता है। इस तरह से फिर अपने हाथों को पीछे रख करके और पैरों को घुमाएं। राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाया, कम से कम 10-20 बार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ये एक अभ्यास है जो हमारे पैरों का जो टार्सल, मेटाटार्सल है, वहाँ की बोन्स को हेल्दी करता है। पैरों में थोड़ा गैप लेकर के हमारे जो अंगूठे हैं उनको आपस में मिलाने का प्रयास कीजिए।
ये हमारे हिप जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है, हमारे थाइस की जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स में जो पेन है उसको ठीक करता है। फिर अर्थराइटिस का असर आता है घुटनों पर। तो घुटनों के लिए हमें क्या करना है, घुटनों की जो कटोरियां हैं, हमें घुटनों के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, कई बार हम ऐसे ऐसे करने लगते हैं, ऊपर उठाने लगते हैं। हमें स्टेबल रखना है अपने पैरों को, और उसके अलावा जो कटोरियां उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब कैसे पता चलेगा कि विधि ठीक है, ये जो घुटनों के ज़मीन और घुटनों के बीच में थोड़ा गैप होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो गैप फिल होगा। ये छोटी सी एक्सरसाइज है। हम घर में टेलीविज़न देखते हैं, किसी से बातें कर रहे होते हैं, 1 सेकंड में 2 से 3 बार भी अभ्यास हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की घुटने दर्द की समस्या, वो अर्थराइटिस के कारण हो या हड्डियों के कमज़ोर होने के कारण हो, विटामिन डी या B12 की कमी के कारण हो, घुटने दर्द की समस्या जब हमारा हैवी वेट होता है, और स्पेशली माताएं बहनें जब किचन में खाना खड़े खड़े बनाती हैं, बर्तन साफ़ करने से लेकर खाना परोसने से लेकर के झाड़ू पोछा करने से लेकर के सारे काम सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक जब खड़े रहना पड़ता है, तो हमारे घुटनों पर जोर पड़ता है। और ऊपर से जब हैवी वेट हो तो घुटने फिर जवाब देते हैं। तो घुटनों के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो अर्थराइटिस में इन अभ्यासों को करें। इसके अलावा आयुर्वेद की दृष्टि से यदि देखा जाए तो अर्थराइटिस में कुछ पथ्य होता है, कुछ अपथ्य होता है। तो कुछ परहेज बहुत ज़रूरी है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को खट्टा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तला भुना खाना, हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, खीरा, टमाटर, नींबू या आंवला या किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़, दही, छाछ से बचें। उसके अलावा हमें ऐसे फूड जो वात को बढ़ाते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस वात से उत्पन्न बीमारी है, तो वात को बढ़ाने वाले जो आहार हैं जैसे फूल गोभी, आलू, मटर, बैगन, उड़द की दाल, इस टाइप के आहार से हम बचें। अर्थराइटिस यदि ठीक करनी है तो औषधियों के सेवन के साथ, योगाभ्यास के साथ और प्राणायाम भी करना चाहिए। उसके साथ साथ अगले सूक्ष्म व्यायाम के लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करके आप अपनी लेफ्ट थाई पर रख लीजिए। इस तरह से लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को पकड़िए नीचे से, राइट हैंड से अपने घुटने को नीचे साइड से पकड़ते हैं और अपने पैर को उठा करके अपनी छाती से पूरा टच करना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए इसको पूरा नीचे प्रेस करना है। इस प्रकार से इस अभ्यास को जब हम 10-15 बार से लेकर के 20, 30, 50 बार तक भी कर सकते हैं। हिप जॉइंट्स की इससे प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। श्वासों की सामान्य गति के साथ लंबे गहरे श्वास भरते रहें, सहज साधना और एकाग्रता के साथ इन आसनों का अभ्यास हमको करना है। इसी के दूसरे अभ्यास में अपने पंजे को पकड़ करके इसी तरह से घुटने को पकड़ करके पैर को उठाना है, और इसको कहते हैं शिशुपालासन। जैसे माता अपने छोटे बच्चे को झूला झुलाती है गोद में बिठा करके, उस तरह से अपने पैर को ये ऐसे हिलाना है, राइट एंड लेफ्ट साइड। इससे हमारे हिप जॉइंट्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। इसी के थर्ड स्टेप में पैर को वापस फिर से अपने थाई पर रख लीजिए, पंजे को पकड़ करके रोटेशन करना है। इस तरह से हमें राइट साइड हाथ से पकड़ के पंजे को घुमाना है, फिर लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हमें रोटेशन अपने पंजों का करना है। इससे हमारे एक एक जॉइंट्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। एक पैर से किया हमने, राइट साइड से किया, पूरे अभ्यास को फिर हमें आराम से लेफ्ट साइड से दोहराना है। लेफ्ट पैर को उठा करके आप राइट थाई पर रख लीजिए, पंजे को नीचे साइड से पकड़िए, घुटने को नीचे साइड से पकड़िए और श्वास भरते हुए पूरा उठा करके छाती से लगा करके और पूरा प्रयास कीजिए कि नीचे ज़मीन से टच हो। हमारे राइट पैर का जो पंजा है ये ऐसे तना हुआ होना चाहिए, पूरी जागरूकता के साथ, अनुशासन के साथ, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी ने भी योग सूत्रों का उल्लेख करते हुए सबसे पहले ही लिखा योगानुशासनम। यदि उसका अर्थ करें तो योग अनुशासन है, कर्मों में कुशलता है, इसलिए हमें यौगिक आसन भी बहुत कुशलता के साथ, परफेक्शन के साथ करना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा योगः कर्मसु कौशलम, तो वो कुशलता हमारे आचरण में दिखनी चाहिए। इसके दूसरे अभ्यास के लिए पैर को नीचे से पकड़ करके हाथों को, पैर को उठा लिया और इसी तरह से हमें राइट एंड लेफ्ट साइड झुलाना है।
शिशुपाल आसन करना है। तो हिप जॉइंट्स जो अर्थराइटिस के कारण है, जो हिप जॉइंट्स में पेन होता है, बैक में पेन होता है, घुटने में पेन होता है, अंगुलियों में पेन होता है, सूज जाती हैं, जकड़न सी रहती हैं, ये सारी समस्याओं में हमें बहुत आराम मिलेगा। पैर को रख करके इसी तरह से जैसे राइट साइड से किया था वैसे लेफ्ट साइड से भी पंजे को पकड़ लें और इस तरह से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार यदि हम योगाभ्यास का सेशन सूक्ष्म व्यायाम का पूरा कर लेते हैं तो अर्थराइटिस में हमें बहुत लाभ मिलता है। तो योग आसनों के अलावा बहुत ज़्यादा रोल है अर्थराइटिस में। ऑक्सीजन की सप्लाई जब प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए प्राणायाम भी हमें करना चाहिए। तो योगाभ्यास के साथ साथ हमें प्राणायाम पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम कपालभाति प्राणायाम, जिसको कि आप सुखासन में बैठ जाइए, जिस पोस्चर में आपको रिलैक्स हो, जिसमें आप थोड़ी ज़्यादा देर तक 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठ करके, अब किसी को घुटने में दर्द है तो वो घुटनों को मोड़ नहीं सकते, तो वो आराम से ऐसे इसी तरह से पैरों को लंबा करके बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उत्तम होता है यदि हमने किसी आसन का चयन किया हुआ है। अपने दोनों हाथों को फर्स्ट फिंगर और अंगूठे दोनों के अग्रभाग को मिला करके ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख लें और पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर दबा करके हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। फोर्सफुली एक्सलेशन पर हमको कंसंट्रेट करना है कपालभाति प्राणायाम के लिए, इस तरह से। तो यदि अर्थराइटिस है तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्राणायाम को भी अपने जीवन में शामिल करें। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो कपालभाति प्राणायाम हमने अभी किया, ये कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करें। उसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम, अपने राइट हैंड को ऊपर उठा करके राइट साइड अपने नाक को बंद किया एंड लेफ्ट साइड से हमने इनहेल किया, श्वास को अंदर भरा। अब लेफ्ट साइड से बंद करके राइट साइड से हमने श्वास को बाहर छोड़ा। अगेन जिस साइड से हमने श्वास को बाहर छोड़ा है वहीं से हम इनहेल करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे और फिर राइट साइड को बंद करके लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ देंगे और जिस तरफ से छोड़ा फिर वहीं से हम श्वास को भरेंगे एंड ऑपोजिट साइड से छोड़ देंगे। तो इस तरह से अर्थराइटिस में प्राणायाम का भी अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम के अतिरिक्त औषधियों का सेवन, हमारी जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इनमें वो गुणवत्ता पाई जाती है जो हमारे शरीर को निरोगी बना सकते हैं। हम सिंथेटिक दवाइयाँ लेते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, उसके कारण हमारा पेन, जो हमारा अर्थराइटिस है, उसके सिम्टम्स तो कंट्रोल होते हैं लेकिन सिस्टम ठीक नहीं होता। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों में वो शक्ति होती है कि वो हमें जड़ से हमारे रोग को मिटाते हैं। तो हमें कुछ जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गिलोय, एलोवेरा, सहजनना, निर्गुंडी और पारिजात। इन पांचों का पत्तियों को लेकर के या पारिजात के फूलों को लेकर के जब हम काढ़ा बनाते हैं, उस काढ़े का सेवन या केवल पारिजात का काढ़ा बना करके भी पीने से अर्थराइटिस में विशेष लाभ होता है। अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को अपनी डाइट में मेथी का यूज़ करना चाहिए। शाम को यदि हम रात में मेथी को भिगो कर रख लें, सुबह यदि उस मेथी को खाएं तो वो हमारे दर्द को बहुत रिलीफ देती है। हल्दी, सौंठ, मेथी और उसमें अश्वगंधा मिला करके जब हम लेते हैं तो हमारा अर्थराइटिस बहुत ठीक हो जाता है, नॉर्मल स्थिति आ जाती है। और योगाभ्यास, प्राणायाम, आयुर्वेद, खान पान पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें मिलकर के जो हमारा CRP, ESR या RA फैक्टर जब पॉजिटिव हो जाता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो औषधि के सेवन से, योगाभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से, अच्छे दिनचर्या से ठीक हो जाती हैं। तो यदि आप अर्थराइटिस से परेशान हैं या आपके आसपास, आपके परिवार में, समाज में कोई फ्रेंड सर्कल में अर्थराइटिस से परेशान हैं तो उसको योग से, आयुर्वेद से, प्राणायाम से और हेल्दी लाइफस्टाइल से जोड़ करके उसके रोग के निवारण के टिप्स उन्हें दें, अपने जीवन में योग को शामिल करें। तो आज के लिए इतना ही। इंडिया टीवी पर फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।